हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। एंड जैसा कि हम सबको मालूम है, यूजीसी नेट एनटीए का जो सिलेबस जारी किया गया है नया सोशियोलॉजी का, हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। एंड अभी हमारी यूनिट 2 चल रही है। जो भी व्यूअर्स इस समय इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सोशो फॉर लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें एंड जो भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखें यूनिट 1 के। एंड यूनिट 2 का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद यूनिट 3 शुरू की जाएगी। एंड यूनिट 2 का ये जो हमारा लेक्चर है, सामाजिक शोध की विधियां एवं तकनीकें हैं, इससे कम ही क्वेश्चंस रहे हैं। जैसे कि इससे पिछले, ये पार्ट 2 है इस लेक्चर का। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स बताए हैं उनमें आपको बताया कि इस टॉपिक से जनरली बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज के लिए है ये चैप्टर्स जो है हमारे, कुछ टॉपिक्स जो हैं। एंड इनको शुरू करते हैं, चलिए पढ़ना। एंड ज़्यादा इनको पेपर 1 से रिलेटेड है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो टॉपिक्स हैं ये पेपर 1 से रिलेटेड ज़्यादा हैं, जो हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी आता है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा पेपर 1, एंड देन आप लोग पेपर 2 की तैयारी सभी लोग कर रहे होंगे। एंड पेपर 1 आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है पेपर 2 का, उसी से ही पेपर 1 का, हमारे सोशियोलॉजी वाले पार्ट से ही। एंड आप वहाँ से पढ़ें एंड फिर इसको यहाँ से पढ़ें तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, क्योंकि इस पूरी यूनिट को हमने ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। जनरली हमने आपको बहुत शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करी है। जनरली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सामाजिक शोध की विधियाँ एवं तकनीक, जिसका मतलब है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं नृजाति वर्णन, या फिर इसे नृवंश विज्ञान भी कहा जाता है, नृजाति वर्णन भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में जिसे हम इथनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखें, एक ये इथनोग्राफी होता है और एक होता है इथनो मैथडोलॉजी। ठीक है, यानी कि नृजाति अध्ययन एक अलग है। ठीक है, ये दो तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है इथनोग्राफी और इथनो मेथडोलॉजी में नाम की वजह से। तो याद रखें कि इथनोग्राफी यानी कि नृजाति वर्णन ये अलग है, इथनो मेथडोलॉजी और इथनोग्राफी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हम जो बात करें वो नृजाति वर्णन की बात करें, यानी कि इथनोग्राफी की बात कर रहे हैं, या इथनो मैथडोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो कि गारफिंगल का था। यहाँ हम नृजाति की बात कर रहे हैं, यानी कि एथनिक की। इथनोग्राफी, जिसका अंग्रेजी में लिखा है, एक ऐसा अध्ययन है जिसमें विभिन्न वर्गों या समाजों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत क्या है, अत्यधिक विविधता वाला राष्ट्र है, जहाँ प्रजाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। ठीक है, तो इन्हीं समूह का जो अध्ययन किया जाता है और उनके जो अनुभवजन्य आंकड़े मिटाए नहीं है पाए जाते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, जो भी हम एक तरीके से मान लीजिए किसी भी संस्कृति या फिर उस समाज का अध्ययन प्राप्त करना, ठीक है, उसका अध्ययन करना, यही हमारा नृजाति वर्णन इथनोग्राफी कहलाता है। जिसमें क्या होता है, हमारा साक्षात्कार हो गया, आपका प्रश्नावली हो गया, या प्रतिभागी अवलोकन, यह भी हम आगे बताएंगे। अवलोकन, प्रतिभागी अवलोकन, साक्षात्कार या प्रश्नावली क्या है। इस आधार पर किसी भी समाज की जो हम जानकारी जुटाते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, बेसिकली सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है हमें, जैसे कि उनके रीति रिवाज, परंपराएं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उसी को हमने क्या बोला, नृजाति वर्णन, इसी को हम बोलते हैं इथनोग्राफी। जैसे मान लीजिए आप भोटिया समाज है, ठीक है, आप अगर भोटिया समाज का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी संस्कृति के बारे में, यानी कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये संस्कृति का पार्ट है उनके कपड़े पहनना। ठीक है, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, उनके विवाह किस तरीके के होते हैं, उनके लोक गीत किस तरीके के होते हैं, तो उसको हमने क्या बोला है, नृजाति वर्णन। ये किसके अंतर्गत आएगा, एक नृजाति वर्णन। क्वेश्चन इस तरीके से रह सकता है कि नृजाति वर्णन में क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती है या क्या नहीं सम्मिलित की जाती है, या आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आंकड़े प्राप्त करने का तरीका तो यही है कि आप अध्ययन क्षेत्र में हम जाएंगे और वहां से प्राप्त करेंगे। तो नृजाति वर्णन का मतलब यहाँ पर केवल यही है कि किसी भी समूह का या संस्कृति का, उसका एक व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नृजाति वर्णन के बाद के विभिन्न स्रोत। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है नृजाति वर्णन के विभिन्न स्रोत। सेकंड स्लाइड है हमारी, नृजाति वर्णन के विभिन्न स्रोत। अब जो नृजाति वर्णन है, इसके स्रोत क्या है, ये कैसे हमें प्राप्त होंगे, जो तथ्य प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होते हैं, यानी कि लिखित दस्तावेज होंगे, लोक गाथाओं के आधार पर होंगे, भाषा के आधार पर होंगे, और भौतिक वस्तु के माध्यम। भौतिक चीजें क्या होती है हमारी, जैसे कपड़ा, टेबल, चेयर, जो चीजें भौतिक होती हैं। ठीक है, नृजाति वर्णन आपको बता दिया, किसी संस्कृति का अध्ययन, किसी समूह का अध्ययन, उसका सांस्कृतिक जो पक्ष है उनको जानना। ठीक है, उसके विभिन्न पक्ष क्या होते हैं या स्रोत क्या होते हैं, कैसे प्राप्त होता है, लोक गाथाएं, यानी कि उनकी जो किताबें लिखी गई होंगी उनके द्वारा, या कुछ कहानियां होंगी, लोक गाथाएं होती हैं जनरली। ठीक है, प्रमाणित लिखित दस्तावेज होंगे और भाषा होगी उनकी, उसके आधार पर हमें विभिन्न स्रोतों से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आता है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टू सी, यानी किसी भी चीज को देखना, सर्वे करना। एक सामान्य सा शब्द है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि सेंसस, सबने सुना है, जनसंख्या। जनसंख्या की जो गणना होती है हम क्या बोलते हैं कि सर्वे हो रहा है, एक सर्वे हो रहा है। यानी कि कई बार आप इंटरनेट मोबाइल जब यूज करते हो तो कई बार अचानक से मैसेज आता है कि एक सर्वे हो रहा है। ठीक है, सर्वे का मतलब क्या है, आपकी राय जानने के लिए सर्वे किया जाता है, कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाने होते हैं लोगों द्वारा। ठीक है, सर्वेक्षण का सामान्य अर्थ है किसी चीज को देखना है, किसी घटना का अवलोकन करना, उसको जानना। ठीक है, मॉस ये एक समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने मोर्स हैं, और इनके अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विश्लेषण की एक पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप किसी भी सामाजिक घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए आप जाएंगे, वहाँ सर्वे करेंगे उस चीज़ के, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्वे। यहाँ इन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है। चाइल्ड है, फेयर चाइल्ड जो है, इन्होंने भी इसके बारे में यही चीज़ दी है, इस तरीके की परिभाषा दी है। संपूर्ण जीवन की किसी एक विशेष पक्ष जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति आदि का विश्लेषण करना। ठीक है, जैसे कि जनसंख्या का सर्वेक्षण करना, किसी भी क्षेत्र में आप जाके वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में सर्वेक्षण करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, सरकारी किसी महकमे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड सर्वे। ठीक है, फर्क इतना है कि जो सर्वे होता है ये साइंटिफिक होता है, ये अनसाइंटिफिक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप अपना एक फॉर्मेट, जो कि पीछे आपको लेक्चर्स में बताया, आप एक अपना फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें सारी जानकारी होंगी, आपको कब जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके की जानकारी जुटानी है, आपका फोकस ग्रुप क्या है, आप किन से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसका निष्कर्ष किस आधार पर देंगे, तो यही सब आपका सर्वेक्षण मेथड में हमारा आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ये एक तरीके की टेक्निक है, एक विधि है, समाजशास्त्रीय अध्ययन करने की एक विधि है, जिसमें आता है जॉन डब्ल्यू बेस्ट, ठीक है, के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर, जो भी घटनाएं देखिए इतिहास में घट चुकी है उनका विश्लेषण करना और उनसे सीखकर भविष्य की घटनाओं का विवेचना करना या भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना ही ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। इतिहास से आपको समझ आ रहा है, इतिहास मतलब इसे अंग्रेजी में हिस्टोरिकल मेथड भी बोलते हैं। यानी कि इतिहास में मान लीजिए अगर आपको आज वर्तमान में हम अपनी अगर किसी भी नगर प्रणाली की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, जो सबसे पुरातन काल में जो नगर प्रणाली सबसे उच्च कौन सी थी, सभी ने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा। हड़प्पा जो थी एक, तो हड़प्पा का क्या बोला जाता है कि वहां पर जो नगर प्रणाली थी उनकी बहुत उच्चतम थी। तो हमें कैसे पता चला, इतिहास के आधार पर, ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर हमने इसका अध्ययन किया और वर्तमान में जो प्रणाली हम कहीं ना कहीं उसको लागू करने की कोशिश करते हैं या उसकी कमियों को भी जानेंगे और वर्तमान में हम क्या सोचेंगे कि उस तरीके की प्रणाली हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, हजारों साल पहले था हड़प्पा, तो इसी के आधार पर हमने क्या बताया कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, इसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति। सेकंड हमारा आता है, ये कंप्लीट हो गया ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति, केवल यही उद्देश्य भूतकाल के आधार पर वर्तमान की घटनाओं को समझना और भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। इस पद्धति को सर्वोत्तम उपयोग करने का श्रेय दुर्खिम को जाता है। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, कोई भी दो कंडीशंस होती हैं तो एक जो होती है उसकी समानता है असमानता है, दो कंडीशन सेम तो कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए आप दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर मान लीजिए जो वहां पर पोवर्टी रेट है, गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, उनकी स्थिति और वहीं सेम बिहार में रिक्शा चलाने वालों की स्थिति में क्या होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन होगा। अगर आप चाहे इनके ऊपर स्टडी करें कोई, तो आपको क्या पता चलेगा, कुछ ना कुछ कहीं असमानताएं होंगी और कुछ समानताएं होंगी, उन्हीं का अध्ययन करना, उनको जानना ही क्या कहलाता है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। इस पद्धति में सर्वोत्तम उपयोग करने का श्रेय दुर्खिम को दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत घटनाओं के बीच आपसी संबंधों और उनके कारणों को प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह किसी घटना की विभिन्न परिस्थितियों में तुलना करके उसके कारणों का पता लगाया जाता है। जैसे कोई एक घटना किसी विशेष परिस्थिति में घटित हुई हो और क्या अन्य घटना जो होगी क्या वो भी उसी परिस्थिति से संबंधित होगी या उस परिस्थिति में घटित हो सकती है, दैट इज कॉल्ड तुलनात्मक, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेथड भी हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तुलनात्मक विधि। यानी कि दो चीज़ों की तुलना करके किसी चीज़ का अध्ययन करना। जब आप आगे पीएचडी करेंगे, रिसर्च करते हैं या पेपर 1 का जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मेथड, वहाँ ज़्यादा आप डिटेलिंग में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है निदर्शन पद्धति या प्रतिदर्श, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, देखिए सैम्पलिंग का मतलब क्या है, सैंपल वर्ड बहुत सामान्य सा एक वर्ड है, हिंदी में तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा अपने घर में भी कि निदर्शन ले लो किसी का, यहाँ प्रतिदर्श ले लो। सैम्पलिंग पर बहुत अंग्रेजी में इसलिए लिखा है, साथ साथ जो ये रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं हिंदी में बहुत टफ हो जाते हैं, समझना मुश्किल होता है इन्हें, इसलिए साथ साथ अंग्रेजी में लिखा है सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग क्या होता है, बेसिकली
मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी है और मान लीजिए आपको फीवर है, ठीक है। अगर आपको फीवर है और आपको उस फीवर का एक सैंपल चाहिए तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी क्या पूरी बॉडी का टेस्ट लेगा, नॉर्मल एक टेस्ट तो होता ही है, ठीक है। तो क्या वो आपकी बॉडी से सारा खून निकाल लेगा, कभी नहीं निकालेगा ना, एक सैंपल लेगा, वहां से एक सैंपल लेगा और उस सैंपल के आधार पर बता देगा कि जी आपको डेंगू है या मलेरिया है। समझ आया, सिंपल है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, यानी कि क्या एक ब्लड की बूंद आपकी पूरी बॉडी को यानी कि रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आपकी एक बूंद यानी कि खून का 5 ml या 2 ml आपका जो ब्लड है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि किसी भी इकाई की, अगर कोई भी इकाई है और वहाँ से किसी एक इकाई का चयन कर लिया जाए और वह इकाई क्या होनी चाहिए, सभी इकाइयों का सम्मिलित रूप से प्रतिदर्श होना चाहिए या फिर उन सभी इकाइयों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं सैंपलिंग, वहाँ सैंपल लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि निदर्शन पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा किसी समूह का अध्ययन करने के लिए उस समूह की कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो। इस पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता पूरे समूह के सभी लोगों की सभी इकाइयों का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती और कुछ इकाइयों का चयन करके आप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई जनजातीय समूह है, उसमें जाकर वहाँ की संस्कृति को जानने के लिए कुछ लोगों से जानकारी एकत्रित कर लेना। क्योंकि मान लीजिए कोई समूह है और उसमें 200 लोग रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर एक, मान लीजिए आपको एक सैंपल करने, आप सर्वे करने गए और आपको वहाँ पता चला कि भाई ये जनजातीय और ये लोग जो है मान लीजिए उनका कुछ रिचुअल है, कोई वो गाने गाते हैं, ठीक है, कोई भी उनके यहाँ कथा होती है, लोक गाथाएं होती है, तो अगर और मान लीजिए वहाँ पर कितने लोग हैं, 200 या 2000 लोग हैं उस जनजाति के एक क्षेत्र में, आप ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 2000 लोगों का सर्वे कर ले 10 दिन में या 15 दिन में, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे उसमें, आपको पता चल गया ये पूरा एक ग्रुप है और यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम कल्चर उन सबका, तो आपने क्या करा, वहां से 5 या 10 लोगों का रिप्रेजेंटेशन ले लिया, यानी कि प्रतिनिधित्व ले लिया और आपने उनके आधार पर एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया, जी यहाँ पर ये इस तरीके की लोक गाथाएं गाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक्यूरेट डाटा आपका 90%, ठीक है। जैसे कि ब्लड सैंपल होता है 100% सही कभी नहीं होता है, याद रखिए, ब्लड सैंपल जो लिया जाता है डॉक्टर द्वारा वो 100% नहीं होता है, वो भी 90 या 95% ही होता है, ठीक है। तो संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो सेम वही है सैंपलिंग, यानी कि प्रतिदर्श, किसी चीज़ का सैंपल लेना अध्ययन करने के लिए किसी इकाइयों में से और जो उसका प्रतिनिधित्व करती हो उसी को हम कहते हैं सैंपलिंग। एक और एग्जांपल यहाँ ब्लड सैंपल वाला आपको दिया गया है, बहुत सिंपल है सैंपलिंग। आप जब पेपर 1 के पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सैंपलिंग का पूरा एक टॉपिक आएगा, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्नावली। प्रश्नावली देखिए, क्वेश्चनियर क्या, प्रश्नावली जो होता है जिसको हम क्वेश्चनियर कहते हैं, और एक होता है शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद हम शेड्यूल पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज ना हो, प्रश्नावली को बहुत ध्यान से समझे। प्रश्नावली का मतलब क्या है, देखिए प्रश्नावली क्या होता है, ये डायग्राम को देखिए, ऊपर लिखा है क्वेश्चनियर, यानी कि आप जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाएंगे, मान लीजिए आपने क्वेश्चन बनाया कि घरेलू हिंसा से कितनी महिलाएं ग्रसित हैं, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बनाया और ये इसका आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चनियर में एक चीज याद रखिए, आंसर्स कभी लिख के नहीं देने होते हैं किसी को, इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाते हैं और आप तब आंसर उसका करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह तथ्य संग्रहण के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है। इस प्रणाली में शोधकर्ता द्वारा कुछ प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और उसे मुख्यतः डाक द्वारा, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डाक द्वारा, ये बाय पोस्ट भेजे जाने वाली एक प्रणाली है और इसको शोधकर्ता जो है भेजता है उत्तरदाता के पास। मान लीजिए कहीं भी रिसर्च होनी है वहां भेजा जाएगा और उम्मीद की जाती है कि उत्तरदाता इसे भरकर वापस भेज दे। प्रश्नावली में उत्तर प्राप्त करने की जो ये स्थानीय उत्तर प्राप्त करने का जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली कम होती है और इसमें खर्चा भी कम होता है, ठीक है। परंतु यह विश्वसनीय हो सदैव ऐसा सही नहीं है, ठीक है। और यह संभव भी नहीं होता है कि हर कोई इसकी सही जानकारी भेजे, ठीक है। एक सिंपल वे में समझिए, जो प्रश्नावली हम भेजते हैं, यानी कि आपने एक क्वेश्चन बनाया, एक सैंपल जिस तरीके का ये है, और आपने इसे बाय पोस्ट भेज दिया। अब आज आप प्रैक्टिकल वे में सोचिए, अगर आपको कोई सैंपल की जानकारी, आप मान लीजिए घरेलू हिंसा से, आपको अपने मोहल्ले में ही घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और आप ऐसा क्वेश्चनर बना के हर घर के गेट के अंदर दरवाजे पे छोड़ दें या अखबार वाले को दे दें, वो वहाँ डाल दें, आपको लगता है कि 90 या 100% आपको एक्यूरेट जानकारी कोई देगा या वापस भी भेजेगा आपके एड्रेस पे? कभी नहीं भेजेगा, ठीक है। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। पर इससे आपको एक सुविधा क्या मिली, एक तो सस्ता पड़ा, खर्चा नहीं हुआ आपका ज़्यादा, दूसरा आपकी मेहनत कम लगी, ठीक है। अगर आपको सैंपल मिल जाए तो आप एक थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रश्नावली। जनरली इसको डाक के माध्यम से, ठीक है, जो प्रश्नावली होती है इसकी खासियत है ये, इसको डाक के माध्यम से भेजा जाता है और ये बहुत बड़े क्षेत्रों में के लिए होता है। मान लीजिए आपको दिल्ली है और साउथ दिल्ली की पूरी जानकारी लेनी है किसी भी क्षेत्र के बारे में,
किसी पर्टिकुलर स्थिति के बारे में कि वहाँ कितने लोग भूखे सोते हैं, या फिर कितने लोग यहाँ एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या कितनी महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, तो आप क्या करेंगे, बाय पोस्ट उसे भेज देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे। एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चंस का जो आंसर्स का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, वेरी ऑफन, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, यानी कि बहुत ज़्यादा, कभी कभार, या बिल्कुल कभी कभार, या फिर रेयरली, या फिर बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। और जैसे हिंदी में होता है कई बार संतोषजनक, असंतोषजनक, हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरीके का दिया था और आपको केवल टिक करके इसको क्वेश्चनर को वापस भेजना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने घरेलू हिंसा के ऊपर है, तो घरेलू हिंसा में क्या आप क्या लिखेंगे कि महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं महिलाओं ने इस चीज़ को फेस किया है, या चाइल्ड केयर के ऊपर आप पूछ सकते हैं कि कितने बच्चों को इस तरीके की समस्याएं या घर में पेरेंट्स मारते हैं, तो किस तरीके का होगा, वेरी ऑफेंड, हाँ बहुत ज़्यादा, ऑफेंड कभी कदार, समटाइम्स यानी कि और भी कम, बिल्कुल कम होता है, रेयरली यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनर का एक फॉर्मेट होता है, भेजा जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी एक कमी, नेगेटिव बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर आपको सही प्राप्त हो और या फिर प्राप्त भी हो, जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब ये देखिए क्वेश्चनर को याद रखिएगा, इसके बाद क्योंकि जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आता है क्वेश्चनर के बाद शेड्यूल, और जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल, अनुसूची, ठीक है। ये भी क्योंकि इसी तरीके का होता है, यह भी एक प्रकार की प्रश्नावली के समान होता है। अनुसूची में सभी प्रश्नों की तालिका होती है, परंतु इसे शोधकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर भरा जाता है, जबकि प्रश्नावली को है डाक के माध्यम से भेजा जाता है। जो अनुसूची होती है इसमें क्या होगा, अब आपको एक सर्वे करना है, मान लीजिए फिर उसी क्षेत्र में चलते हैं, दिल्ली जैसे क्षेत्र में आप गए, आपने बोला कि जी कितनी महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, और या फिर कितनी घरेलू हिंसा से परेशान है, आप उसका आंकड़ा लेना है। अब आपने प्रश्नावली भेजी, प्रश्नावली से आपको आंसर नहीं मिला, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने 100 लोगों को भेजा, आप मुश्किल से आपको 10 लोगों के जवाब मिले। अब आप क्या करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए देख रहे हैं एक तरीके की इमेज को, आप इस तरीके से आप जाएंगे, अपने साथ में 2 लोग जाएंगे, ठीक है, आप सर्वेयर हैं और एक आप आंसर भरने के लिए जाएंगे, आप अकेले भी जा सकते हैं। आप एक डायरी लेंगे, वहाँ पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा, वही कि इस तरीके की घरेलू हिंसा से आप कौन संबंधित है, यहाँ परेशान होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आंसर इस तरीके से लिखा होगा, कभी कदार, हाँ होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। ये आंसर्स आप खुद भरेंगे। अब आप घर घर जाएंगे और स्वयं से आंसर लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर वहाँ पर भरेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सही माना जाता है, कहीं ना कहीं ये होता है कि देखिए उत्तरदाता तो अपने मन से क्या आंसर दे रहा है ये आप ही समझ सकते हैं, सही या गलत दे रहा है, जनरली लोग बताते नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में, भारत में तो बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, हाँ। लेकिन ये संभावना है कि डाक वाले माध्यम से अच्छा है कि आपको कहीं ना कहीं आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। आप 100 घर में, अगर आप एक क्षेत्र के 100 घरों को चुन ले तो कम से कम आप 90 घरों से तो आप डेटा ले ही सकते हैं, ठीक है, भले 10 लोग आपको मना भी कर दें। तो अनुसूची का जो मुख्य प्रयोग कब किया जाता है, जब उत्तरदाता एक ही क्षेत्र में है और आसानी से शोधकर्ता द्वारा पहुंचा जा सके। मान लीजिए आप एक क्षेत्र में रहते हैं अपने घर के आसपास, आपने सोचा पूरे मोहल्ले में जो भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं आप उनका जाके सर्वे करेंगे, तो आप वहाँ जाएंगे और उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर टिक करके आप अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। इसे हम बोलते हैं शेड्यूल, अनुसूची, जिसमें कि खुद उत्तरदाता यानी कि शोधकर्ता द्वारा स्वयं से उत्तर भरे जाते हैं, वो अनुसूची होती है। प्रश्नावली में शोधकर्ता डाक के माध्यम से क्वेश्चन को भेजता है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ये भी एक तरीके के रिसर्च का एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, यानी किसी चीज़ को देखना। देखिए अवलोकन क्या होता है, हम अपनी ह्यूमन नेचुरल डे लाइफ में हम डेली कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अपनी नज़रों से। चाहे वो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने आस पड़ोस का माहौल देखते हैं, किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो देख रहे हैं, किसी घर में छोटे बच्चे हैं, कोई एनजीओ कोई रन कर रहा है तो हम उसे क्या देखते हैं, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन यही होता है, यानी कि आंखों द्वारा किसी चीज़ को देखना और उसका अध्ययन करना ही, ठीक है। सामाजिक शोध में जो ऑब्जर्वेशन होती है, देखने का तरीका होता है, वो 2 तरीके से होता है, सहभागी, असहभागी। इसी चैप्टर के फर्स्ट यूनिट में भी हमने, इसी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बताया इस यूनिट के, सहभागी असहभागी अवलोकन। सहभागी में क्या होता है, शोधकर्ता जो होगा समूह का सदस्य बनेगा और स्वयं जाकर निर्णय लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी जनजातीय समूह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए आप भोटिया जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। अभी मान लीजिए आप थोड़ा सा बाहर रहते हैं और आप गए उस समूह का सदस्य बन गए, आप गए और आपने बोला भाई हमें आप पे रिसर्च करनी है और हम आपके ग्रुप में रहना चाहते हैं। आप 1 साल तक वहाँ रहेंगे। जनरली पहले के ज़माने में जितने सोशल थिंकर्स हैं या जो भी, इससे पहले यूनिट 1 में हमने आपको अल्फ्रेड शूट्स, दुर्खिम के बारे में बताया, उन सभी लोगों ने क्या किया है, वो किसी न किसी समूह के सदस्य रहे हैं, वो उस समूह में गए हैं, चाहे वो एम.एन. श्रीनिवासन क्यों ना हो, वो भी मैसूर गए, वहाँ रहे। वो क्या था, एक सहभागी अवलोकन होता है। आप जाएंगे उस समूह के सदस्यों के साथ रहेंगे, उनकी परंपरा रीति रिवाजों में घुल मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर अपना अध्ययन करते रहेंगे उनके साथ रह के। इसे हम क्या बोलते हैं, सहभागी अवलोकन, यानी कि सहभाग, यानी कि किसी चीज़ के साथ भाग लेना, सहभागी अवलोकन हो गया। ऐसे ही जैसे आप भोटिया जनजाति है, आप वहाँ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, रीति रिवाज परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे और वापस आ जाएंगे।
दैट इज कॉल्ड सहभागी अवलोकन। सेकंड आएगा हमारा असहभागी, यानी कि क्या होगा, उत्तरदाता समूह का सदस्य नहीं बनेगा आप, ठीक है, क्योंकि आप अगर समूह के सदस्य, देखिए रीजन इसमें क्या होते हैं थोड़ा सा और बता दें डिटेल में, कि आप बायसनेस आ जाएगी। हमने आपको पीछे भी इथिक्स पढ़ाया है, मोरल इथिक्स, आचार शास्त्र, तो यहाँ पर वो आचार शास्त्र के ऊपर बात गड़बड़ हो जाती है। आप उस समूह के सदस्य बन गए, अब आप वहां से भावनात्मक रूप से आपका लगाव हो गया, अब क्या होगा, आप वहां की कुछ नेगेटिव चीज होंगी आप वो छुपा देंगे अपने रिसर्च में, नहीं बताएंगे। तटस्थता जो होती है वो नहीं आ पाती है रिसर्च में, इसीलिए हम क्या करते हैं, सहभागी असहभागी दोनों लोगों को अपनाते हैं जब रिसर्च करते हैं, और उसके आधार पर निर्णय देते हैं। ठीक है, क्या कमी है सहभागी अवलोकन की, आप बायस्ड हो जाएंगे, ठीक है, आप उस समूह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं बताएंगे, और उस समूह के लोगों को भी कहीं अगर पता चल गया कि आप रिसर्च करने वाले हैं उनके ऊपर लिखेंगे, तो क्या पता अपनी नेगेटिव चीज़ों को आपको ना बताएं, या वो चीज़ें वहाँ हुई ना, तो क्या होगा, आपका जो रिसर्च है वो एक तरीके की खराब हो जाएगी, टफ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा आता है असहभागी अवलोकन, जहां पर क्या होगा, जो समूह का सदस्य होगा वो उस समूह में जाएगा नहीं, ठीक है, वो बाहर से बैठ के उस समूह को ऑब्जर्व करेगा, कभी कभार मिलेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा, देखेगा उनको और उसके आधार पर अपना निर्णय दे देगा। ठीक है, इसकी भी कुछ कमियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो छूट जाएंगी, जो उस रिसर्चर को नहीं पता चल पाएंगी। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया साक्षात्कार, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से जानकारी एकत्रित करना। इंटरव्यू मेथड सिंपल है बहुत, सभी को मालूम है इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से जानकारी एकत्रित करना। आप जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है एक तरीके का, इसी को हम कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है, रिसर्च में ये इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर वही हम जैसे बताएंगे, मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आप सर्वे कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, आपने प्रश्नावली के माध्यम से अपना लिया, ठीक है, उससे आपको आंसर नहीं मिले, फिर आप शेड्यूल के माध्यम से गए, यानी कि अनुसूची का तकनीक अपनाई आपने, आप इसके माध्यम से काफ़ी लोगों के लेकर आ गए डेटा कलेक्ट करके। मान लीजिए आपने 100 लोगों के घर जाना था, बट आप 80 या 90 लोगों के घर जा पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक क्या होगी, साक्षात्कार। अब आपने क्या बोला कि अब हम कुछ लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं, तो आप जाएंगे 10 लोगों का, आप उसमें इंटरव्यू भी ले लेंगे, तो ये क्या होगी, एक तरीके से आपकी रिसर्च के लिए तटस्थता हो जाती है, रिसर्च जो है आपकी बहुत भारी भरकम हो जाएगी और आपके लिए जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन, और लास्ट हमारा होगा इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, केस स्टडी मतलब व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है, किसी भी कोई एक केस हो गया, केस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को आपने केस स्टडी करनी है, तो आप जाएंगे, किसी एक महिला के भी हो सकता है के ऊपर भी वो स्टडी हो सकती है, किसी एक परिवार के ऊपर भी वो स्टडी हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत अध्ययन। जब किसी शोधकर्ता द्वारा किसी भी समूह, संस्था या व्यक्ति का अध्ययन एक विस्तृत रूप में किया जाए, बहुत डीप नॉलेज में, डिटेल्स में किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं केस स्टडी। जैसे किसी एक परिवार के जीवन के समस्त लोगों का गहन अध्ययन करना, कोई एक परिवार भी हो सकता है, आवश्यक नहीं कि परिवार हो, वो कोई सांस्कृतिक समूह हो सकता है, कोई समुदाय भी हो सकता है, और एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, आप केस स्टडी जैसे कि बताया पीछे, आप भोटिया जनजाति है, आपको केस स्टडी करनी है, तो आप वहां जाएंगे और उस समूह के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेंगे 10-12 दिन रह के उनके साथ में। ठीक है, तो क्या हो गया, सहभागी अवलोकन भी हो गया और साथ साथ क्या हो गया, एक व्यक्तिगत अध्ययन भी हो गया। आपने पर्टिकुलरली आप वहां गए, वहां पर मान लीजिए वहां के कोई सरपंच था, आपने उसी के ऊपर पूरा अध्ययन केस कर लिया अपना, वो क्या हो गया, आपका एक तरीके से केस स्टडी बन गई। ठीक है, लास्ट हमारा आता है इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि प्रतिवेदन लेखन। आप जब कोई भी, ये लास्ट होता है, कोई भी आपने रिसर्च करी, मान लीजिए भोटिया जाति के ऊपर आपने रिसर्च कर ली, या किसी क्षेत्र में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपने रिसर्च कर ली, महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपने उस पर रिसर्च करिए, लास्ट में आप क्या करेंगे, रिपोर्ट फॉर्मेट करेंगे हम। उसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट होती है हमारी, आप उसमें डिटेल्स लेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, यानी कि आवरण पृष्ठ होगा आपका, प्रस्तावना होगी आपकी कि इस क्षेत्र में आप गए, यहाँ पर इस तरीके के लोग पाए जाते हैं, ये इतने सदियों से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, पहले ऐसा होता था, उसका इतिहास लिखेंगे, थोड़ा वर्तमान लिखेंगे, थोड़ा भविष्य की बारे में बताएंगे। वहाँ पर आप सारणियों की सूची देंगे कि भाई यहाँ पर इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, एज ग्रुप ये है, इनका सेक्स रेशियो ये है, ठीक है, थोड़ी सी आपकी टेबल्स होंगी वहाँ पर। फिर आप अंत में उसका सारांश एवं परिणाम देंगे कि भाई ये समाज इस तरीके का रहने वाला है, इस समाज में ये वर्तमान में परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ कमियाँ हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अच्छाइयाँ हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिसर्च का एक टॉपिक है ये रिपोर्ट राइटिंग। हमें कोई भी हम जब रिसर्च करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग लिखनी पड़ती है, वही होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। यानी कि शोधकर्ता द्वारा किसी भी समस्या के अध्ययन के उपरांत इस अध्ययन पर एक लेख लिखा जाता है और उसमें अध्ययन की मुख्य बातों को लिखा जाता है। ठीक है, यही एक सिंपल है आपका रिपोर्ट राइटिंग। प्रस्तावना होगी, सूचियाँ होंगी पूरी की पूरी, एक तरीके से मान लीजिए आप छोटी बुकलेट टाइप लिख देंगे 10-15 पन्नों की, जैसी हमारी किताब होती है। काफ़ी सारी आपने बुक्स भी पढ़ी होंगी जिनमें रिपोर्ट राइटिंग लिखी होती है। द रिपोर्ट राइटिंग एक चीज़ याद रखिए, बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई मोटी नहीं होगी 100-200 पन्नों की। रिपोर्ट राइटिंग आपकी एक जनरली 10 से 12 पन्नों की भी हो सकती है या 5 से 6 पन्नों की भी आपकी एक रिपोर्ट बन सकती है। आप एक महीना किसी समूह में रहे, मान लीजिए आप भोटिया जनजाति के लोगों के साथ हैं, वहाँ की जानकारी आपने जुटाई और ठीक है 5 से 6 पन्नों में आपने एक रिपोर्ट बना के तैयार करके
अपने कॉलेज में या जहाँ पर भी प्रशासन को आपने भेज दी कि ये यहाँ कमियाँ हैं, ये अच्छाइयाँ हैं और ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। जनरली जो सरकारी योजनाएं हैं वो रिपोर्ट राइटिंग के बाद ही, यानी कि एक फॉर्मेटिंग, एक कमेटी बनाई जाती है, वो उस क्षेत्र में जाएंगे, मान लीजिए किसानों की कोई समस्या है, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट बना के सरकार को देंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर फिर नई योजनाएं बनाई जाएंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इसके बाद हम यूनिट 3 पे जाएंगे। और एक चीज़ फिर से याद रखें, ये इस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है, ये जो पूरी की पूरी यूनिट है। एंड यूनिट 2 है ये हमारी सोशियोलॉजी की। इस यूनिट से बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समस्या लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज आप अपने पेपर 1 से इंटरलिंक करके इस टॉपिक को पढ़ें, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इसे समझने में। जो मेन सोशियोलॉजी है वो अब स्टार्ट होगा। यूनिट 3 है हमारी, जिसमें सामाजिक संरचना या जो भी हमारी प्रॉपर सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं वो अब यूनिट 3 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से इस यूनिट से आपको ज़्यादा इसमें अपना समय भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिट से आप जो है अपना बेसिक समझने की कोशिश करें, समझें और उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। आगे की यूनिट्स को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इस यूनिट से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रहे हैं हमेशा से। पहले सिलेबस में भी ये यूनिट थी, ये जो यूनिट है ये हमेशा से रही है सोशियोलॉजी में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं आएंगी, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर हो गया आपका और परिस्थिति, भूमिका, डायस्पोरा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब हम नेक्स्ट में उसको पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। सो वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ 3rd यूनिट में जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। एंड वीडियोज़ को लाइक करें एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।